हेलो बच्चों, यस मैम। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस मैम। यस मैम। कल जो मैंने आपको जनसंचार समझाया था, सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है उसमें से? एक बच्चा अपना माइक खोलकर जरूर रखेगा। और जिसको पूछना है वो माइक खोलेगा। बच्चों, पक्षी किस समय चहचहाते हैं? उत्तर देंगे जल्दी से? मैम प्रातःकाल। प्रातःकाल, क्या बात सही है। पक्षी अधिकतर प्रातःकाल चहचहाते हैं। प्रातःकाल कब मानते हैं हम हो गया? प्रातःकाल हो गया ऐसा हम कब मानते हैं? मैम जब सूर्य उदय होने लगता है, सूर्य निकलने लगता है। उदय होने लगता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। तब आपका क्या होता है? प्रातःकाल होता है बच्चों। अच्छा, प्रातःकाल से पहले के समय को क्या कहते हैं? प्रातःकाल के सूर्य उदय होने के पहले के समय को क्या कहते हैं? जिसमें हम कहते हैं आपको पढ़ना चाहिए, उसमें उठना अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा आगे का समय उसे हम कहते हैं उषा काल। उषा काल। सूर्योदय होने से पहले तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उषा पाठ पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित पद्य पाठ उषा। तो आपका प्रकरण निकल गया पूर्व ज्ञान के आधार पर कि हम आज क्या पढ़ेंगे? उषा। प्रातः काल जब होता है, सूर्य उदय होता है, तो आप देखना कि पल पल आसमान अपना रंग बदलता है। आसमान में तो आप जब भी देखोगे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है पल पल। तो कवि ने अपने सूक्ष्म दृष्टि से उस समय का दृश्य देखा और जो जो दृश्य वो देखते गए उसको एक गांव की सुबह से जीवंत उसका चित्रण किया है इस कविता में। वास्तव में कवि ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का यहाँ पर परिचय दिया है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भौर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कि वह कवि आसमानी गति को धरती पर होने वाले जीवन के हलचल से जोड़ना चाहता है। इसलिए उसने सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना की है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि गांव में बहुत जल्दी उठ जाते हैं और वहां की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? वो सिल पर मसाला पीसती हैं, अपने चौके को लीपती हैं और मसाले को पीसकर खाना बनाती हैं। तो जो आसमान का रंग परिवर्तित होता जा रहा है, पल पल रूप परिवर्तित होता जा रहा है,
उसका वर्णन कवि ने अपने इस पाठ में किया है कि ऐसे दिन की शुरुआत की है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और वह सब एहसास कराती है हमें उषा। समझ में आ गया इसका प्रसंग कि उषा पाठ में क्या दिया है? यस मैम। अब हम इसका वाचन करेंगे, आप वही वाचन कर लेना, मैं वाचन कर रही हूँ। भोर, उषा प्रातःकाल का समय, सूर्य उदय के पहले का समय। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। छोटी सी कविता है, लेकिन कवि ने अपनी सूक्ष्म दर्शिता से बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि सूर्य जैसे पूर्व, नभ माने, थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। यस मैम। नभ माने गगन आकाश। नभ माने नहीं पता? आकाश। आकाश। नभ माने आकाश, गगन, आसमान, अंबर, बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके। भोर, प्रातःकाल को ही कहते हैं भोर भी। प्रातःकाली। राख आप जानते ही हो, जो लकड़ी या उपला जल जाता है तो जो जलने के बाद बनती है उसे राख कहते हैं। काली सिल, सिल जानते हो किसे कहते हैं? यस मैम। किसे कहते हैं बताओ? मैम जिसमें मसालों, मैम जिसमें चटनी बनाई जाती है। जिसपे चटनी बनाई जाती है, ठीक है। मसाला पीसने के लिए तैयार एक पत्थर होता है। मैम सिलबट्टा जो होता है मैम, जिस पर हाँ जी, हाँ जी, सिलबट्टा वगैरह पीसते हैं। तैयार एक पत्थर होता है, उसे हम कहते हैं सिल। स्लेट आपको पता है जिसमें पहले बच्चे लिखते थे? यस मैम। खड़िया पता है किसे कहते हैं? यस मैम। खड़िया से ही चौक बनता है। ये क्या बनता है? चौक खड़िया से ही बनता है। खड़िया दलों में होती है, टुकड़ों में होती है, और इसको अच्छा सा रूप देकर चौक बना दिया गया है। नील माने नीला, जल माने जल, गौर, गौर माने, यहाँ गौर माने गौरी के लिए आया, गौरी देह, सफेद रंग के लिए आया है। झिल मिलाना, आकर्षित मचलना, मचलना। देह, देह माने शरीर। जादू, जो हमें रहस्य बना हुआ था। आज समझिए अब इसका। कवि कहता है प्रातःकालीन आसमान का रंग नीला होता है और जैसे मानो वह नीला शंख हो। प्रातःकालीन आसमान नीले शंख जैसा दिख रहा है। जैसा आ गया बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। उपमा अलंकार। किसकी समानता की जाए, समानता की जा रही है नभ की, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। भोर का नभ, प्रातः काल का आसमान अत्यधिक नीला है, जो नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है।
अभी तो आसमान नीला दिखाई दे रहा था, अभी आसमान ने अपने सौंदर्य में परिवर्तन कर लिया, उसका रूप बदल गया। वह कैसा हो गया? मटमैला हो गया। रात कैसी होती है? मटमैली से होती है। तो अब ऐसा लग रहा है आसमान को देखकर मानो प्रातः काल ग्रामीण महिलाओं ने अपने चौके को लीप लिया हो। क्योंकि जो चूल्हा होता है बच्चों, उस पर जब खाना बनता है तो सबसे पहले उसे लीपा जाता है गोबर और मिट्टी मिलाकर। अभी गीला पड़ा है, जो अभी गीला है क्योंकि सुबह ही लीपा है। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है क्योंकि प्रातःकालीन हवा जो होती है वो नमी से युक्त होती है। नमी से युक्त होने के कारण चौका सूखा नहीं है, अभी गीला है, अर्थात आसमान में कहीं कहीं नमी दिखाई दे रही है। कैसा रंग है? मटमैला रंग हो गया है रात की तरह, और उसमें नमी दिखाई दे रही है। अभी उसका यह रहस्य समाप्त नहीं हुआ, तब फिर आसमान परिवर्तित हो जाता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की धुल गई हो। अब ऐसा लग रहा है आसमान कि कहीं से तो अंधेरा है, काली सिल काली होती है, तो कहीं से तो आसमान में अंधेरा है और कहीं कहीं से लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। क्लियर हो गया? आसमान कैसा है? कहीं अंधेरा Yes, है, ma'am. कहीं कहीं से लालिमा है। तो ऐसा लग रहा है कि काली सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो और वह लाल लाल धब्बे उस पर दिखाई दे रहे हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। कवि की दृष्टि फिर आसमान की तरफ जाती है, फिर वह गौर के आसमान को देखता है तो ऐसा लगता है मानो स्लेटी रंग हो गया है और उस स्लेट पर किसी बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से लाल खड़िया चौक मल दी है। अर्थात आसमान हमें स्लेट जैसे रंग का दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं से वो लाल खड़िया की तरह, कहीं से सफेद है और कहीं से लाल है, ऐसे आसमान की स्थिति हो रही है। अभी तक कवि को संशय बना हुआ है कि क्यों परिवर्तित हो रहा है, क्या होने वाला है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब आसमान कैसा हो गया? नीले जल के समान स्वच्छ हो गया और उसमें जो सूर्य का थोड़ा थोड़ा किरणों का प्रकाश पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है जब हमारा सूर्य उदय होता है, जब आपने देखा होगा सूर्य की किरणें जो होती हैं कैसी होती है, सूर्य की किरणें एक छोटी एक बड़ी, इस तरह सूर्य की किरणें निकलती रहती हैं। तो जब वो किरणें निकलती हैं तो वो बहुत दूर तक अपनी आभा को, अपनी चमक को फेंकती हैं, उनकी चमक आती है। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो इस नील जल में, नीले साफ स्वच्छ जल में जो पवित्रता का प्रतीक है उसमें कोई गौर वर्ण की शरीर देह झिलमिला रही हो। क्योंकि झिलमिला का मतलब है मचल रही हो, कभी इधर किरणें पड़ती है कभी, क्योंकि मंद मंद वायु भी सुबह के टाइम चलती है तो वह ऐसी लग रही है मानो गौर देह झिलमिल कर रही हो, हिल रही हो। और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्य उदय हो रहा है। उसके पश्चात जब किरणों का भी प्रकाश आ गया, थोड़ा थोड़ा सूर्य उदय होने लगता है। जब सूर्य उदय होने लगता है तो जो कवि का जादू था, रहस्य था, उसके मन में जो शंकाएं थी वो समाप्त हो जाती हैं और उसे पता चलता है कि सूर्य उदय हो रहा है और ये सब जो दृश्य थे वो सूर्य उदय होने के पहले के थे। तो यहाँ कवि ने कितने उपमानों का प्रयोग
किया है। कितने उपमानों का प्रयोग किया है? देखो, राग से मैंने आपको वीडियो भेजी है, वीडियो में पहले भावा समझाया है, चित्र डाले हैं, और बाद में उस वीडियो को अंत तक देखना, बाद में सारे उपमान दिए हैं। मैम 5। किसी ने देखे हैं बच्चों ने आपने वीडियो पूरी? यस मैम, मैंने देखी है। आपने देखी है। पहले भोर का नभ का दिया है उपमान, बिंब चित्र है, फिर राख से लिपा हुआ चौका, उसका सब चित्र दिया है ये, और उसके बाद काली सिल का दिया है, स्लेट खड़िया का दिया है, और उसके बाद हमने झिलमिल देह का दिया है। तो ये सब हमारे क्या है? उपमान है, बिंब है। यहाँ कवि ने गांव की सुबह का एक गतिशील चित्रण, एक सूर्य उदय होने से पहले आसमान का दिया है। समझ में आ गया? यस मैम। इसमें सब पीछे से बहुत वो आ रही है आवाज, वो नहीं बोलेंगे आपस में किसी से। इसमें आपका उपमालंकार हो गया। और जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, तो उसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों कहाँ होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार किसी को परिभाषा याद है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अभेद आरोप कर दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही बोला मैंने गलत? आपसे पूछने के लिए बोला है मैंने। उपमा वहां रूपक होता है या उत्प्रेक्षा होता है? किसी को नहीं पता। इसमें जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें अलंकार भी है, नीचे अलंकार भी देख लेना। देखो, जब अभेद आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जहां उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या? मनु मानहु मानो, तनु जानो जानो जरूर होता है। यहाँ जैसे इसका प्रयोग कर रहा है मानो का, कि ऐसा लग रहा है मानो काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो वहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उपमा की क्या पहचान है? समानता होती है इसमें। ये बच्चों आपके पठित में भी आते हैं अलंकार। समानता, सा, सी, से, सदृश्य, सरस, पीपल पात सरिस मन डोला, ये सब क्या है? हमारे इसकी पहचान है। और पूरे कविता में संदेह अलंकार है। आपके कोर्स में संदेह नहीं है अलंकार, इसलिए आपको नहीं पता। जब हमें कहीं संदेह होता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे उसका उदाहरण है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर क्या है? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनको चीर प्रदान किया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो वहां पर संदेह अलंकार है। यहाँ पर भी नहीं पता लग रहा कि क्या होने वाला है। कभी कभी को लगता है कि राख से लेपा हुआ चौका गीला पड़ा है, कभी लगता है काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई है, कभी लगता है स्लेट पर लाल खड़िया मल दी है, कभी लगता है कि नील जल में कोई गौर देह झिलमिला रही है। इसलिए पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। और भाषा सरस खड़ी बोली है आपकी, और मुक्तक छंद है।
छंद मुक्त कविता है। मैम माधुर्य गुण है। कौन बच्चा बोल रहा है? बीच में नहीं बोलना किसी को भी। छंद मुक्त कविता है। अब आपको कोई बात समझ में नहीं आई है बच्चों तो पूछ लो। मैम मैम